हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर, इस सेशन के अंदर हम करने वाले हैं बेटा जी, क्लास 11 फिजिक्स का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था लॉज ऑफ मोशन, उसके अंदर करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। और ये थर्ड पार्ट है, या फिर बोल सकते हो आप थर्ड सेशन है इस चैप्टर का। इससे पहले मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ फोर्सेस करवाया है और सिंपल कंस्ट्रेंट मोशन भी करवाया है। ओके, आज हम करने वाले हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्कूल एग्जाम आप लोगों को देने हैं, तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस आप लोगों को आना ही चाहिए। लॉज ऑफ मोशन, पहले ही मैंने बोला कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर आप लोगों को फिजिक्स अच्छी करनी है तो ये जो चैप्टर है ये आप लोगों को अच्छे से करना पड़ेगा 101%। ओके बेटा, तो अभी करते हैं स्टार्ट और इसमें करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। बहुत अच्छी क्लास रहेगी आप लोगों के लिए, तो इस क्लास को जरूर से अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है। साथ में बेटा जी, जिस तरीके से आप यूट्यूब पे हमारे साथ पढ़ते हैं, वैसे ही आप लोग हमारे साथ हमारी ऐप पे पढ़ सकते हैं। और ऐप पे पढ़ने के लिए आप लोगों को एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब करना होगा। और एम्बाइब सिंपल है क्या? एम्बाइब सिंपल के अंदर आप लोगों को स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्सेज मिलते हैं, मीन्स पेड कोर्सेज मिलते हैं। और उन कोर्सेज में क्या होता है कि जो सिलेबस है वो टाइमली ख़त्म होता है। कब सिलेबस शुरू हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है, कब क्वेश्चन होंगे, कब सैम्पल पेपर होंगे, कब एमसीक्यू होंगे, टेस्ट कब होंगे, डाउट कब सॉल्व किए जाएंगे, वो सारी चीज़ें बेटा जी एक सिस्टमेटिक वे में होती है। तभी मैंने बोला है कि यहाँ पे आप लोगों को बैच मिलते हैं और वो सिस्टमेटिक वे में होते हैं, ठीक है। तो इसको जल्दी से उन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को एम्बाइब सिंपल सब्सक्राइब करना होगा। और 3 दिन का फ्री ट्रायल भी मिलता है। हमारी जितनी भी ऐप्स और जितने भी लर्निंग गोल्स हैं उन सबको आप लोग एक्सेस कर पाते हो 3 दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और 1 सब्सक्रिप्शन फॉर अनलिमिटेड अचीवमेंट। ये क्या है? ये है बेटा जी कि जिस तरीके से आप लोग क्लास 11th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे तो साथ में जेई या फिर नीट की प्रिपरेशन भी साथ में करनी थी भाई साहब, तो तुम सोचोगे यार उसके लिए तो फिर अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको अलग से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा जी। आप सिंगल एक सब्सक्रिप्शन, जैसे कि आपने क्लास 11th का सब्सक्रिप्शन लिया तो आप जेई कैटेगरी में भी जा सकते हैं और नीट में भी जा सकते हैं, इवन 12th कैटेगरी में भी जा सकते हैं। और इससे नीचे 9th कैटेगरी, मतलब 9th क्लास में, 10th क्लास में, किसी भी कैटेगरी में जाके आप पढ़ सकते हैं। तो मतलब एक सब्सक्रिप्शन चाहिए सिर्फ आप लोगों को। ओके बेटा, चलिए तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं तो यही बोलूँगा, अगर फिजिक्स के अंदर फोड़ना चाहते हो तो एम्बाइब सिंपल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एक सिस्टमेटिक वे से, एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। और जो इसके लेक्चर नोट्स होते हैं बेटा जी हमारे, ठीक है, इस लेक्चर के नोट्स भी जो होंगे और जो फिजिक्स के जितने भी नोट्स होते हैं, केमिस्ट्री के जितने नोट्स होते हैं, बायो मैथ सबके नोट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। एम्बाइब अचीव क्लास 11th एंड 12th के नाम से टेलीग्राम चैनल है। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करके सीधा आप टेलीग्राम पे पहुंचेंगे और उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। यहाँ पे जैसे मैंने बोला, लेक्चर नोट्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, क्लासेस के नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। और जो हमारे कोर्सेज हैं बेटा, वो पहले ही कम प्राइस में है, पिज़्ज़ा की प्राइस में आप लोगों को कोर्स मिलते हैं। उस पर भी आप लोग 25% का ऑफ ले सकते हैं। हाँ जी, उन पे भी आप लोग 25% का ऑफ ले सकते हैं अगर आप इस टाइम पे यूज़ करते हैं क्या कोड, समर 25। समर 25 यूज़ करने से क्या होगा कि आपको 25% का ऑफ मिल जाएगा हमारे जितने भी एनुअल कोर्सेज हैं उनके ऊपर बेटा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए। और ये ऑफ़र ख़त्म हो रहा है बेटा जी 1 जुलाई को, मीन्स 2-3 दिन ही बचे हैं। ओके, तो जल्दी से यार ग्रैब करिए इस ऑफ़र को और पढ़ना स्टार्ट करिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। बेटा हमारा जो सेशन है आज का, जैसे कि आप सबको पता है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस हम करने वाले हैं। तो इस इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में हमें समझना होगा सबसे पहले कि क्या होता है इक्विलिब्रियम। देखो यार, मैं तुम्हें टॉपिक समझाऊंगा, साथ में टॉपिक के साथ साथ मैं आप लोगों को उसके क्वेश्चन भी कराऊंगा। और जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हमारा जो है चैप्टर, या फिर बोलोगे ये टॉपिक अधूरा रहेगा, ठीक है, अधूरा रहेगा ना। तो इसलिए आप लोगों को इक्विलिब्रियम समझना है, टॉपिक समझना है, बट उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन भी करना है। और मैंने बहुत बार बोला यार कि फिजिक्स अगर अच्छी करनी है तो आपको टॉपिक समझने के साथ साथ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको उस टॉपिक की एप्लीकेशन पता लग जाती है, उस टॉपिक की एप्लीकेशन पता लग जाती है बेटा जी, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि यार इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो यार, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। मान लो यार एक पॉइंट कुछ इस तरीके से है, ठीक है, इस पे फोर्स मान लो इधर लगाई या इधर लगाई, जरूरी नहीं है कि फोर्स यहीं से शुरू हो रही हो,
उधर से आ रही हो, इधर से ऐसे जा रही हो कोई भी फोर्स, ठीक है। तो भाई कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब समझ रहे हो कि वो वहीं पे रहे जो वो अपनी स्टेट में हो, अपनी जिस भी वो पोजीशन में हो, है ना। तो इस कंडीशन को आप लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे, आप बोलोगे फोर्सेस विच हैव जीरो रिजल्टेंट एंड ज़ीरो टर्निंग इफेक्ट, उन्हें बोला जाता है क्या, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम उसे बोला जाता है। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर आपने फोर्स लगाई, अब फोर्स का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो ज़ीरो आ रहा है। सर इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाओ। जैसे कि मान लो आप इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो, मान लो इधर है 5 न्यूटन और इधर आपने लगाई फोर्स 5 न्यूटन, तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो टोटल नेट फोर्स जो होगी वो कितनी आ जाएगी बेटा जी, ज़ीरो आ जाएगी। क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या है, मान लो पहले ने दूसरे के ऊपर फोर्स लगाई, दूसरे ने पहले के ऊपर लगाई, बट ये इक्वल एंड अपोजिट है, तो आप बोलोगे कि F12 प्लस F21 है और ये हो जाएगा ज़ीरो के बराबर। तो इस केस में क्या होता है कि उस कंडीशन को, उस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और फोर्सेस लगाने से कोई भी वहाँ पे रोटेशन नहीं हुआ या मूवमेंट नहीं हुई, मतलब कोई भी चीज़ है, मान लो ये एक चीज़ है, इसके आप इधर सिरे पे एक फोर्स लगा रहे हो, इधर सिरे पे आप एक फोर्स लगा रहे हो, तो ये तो घूमेगा ऐसे तो, बट अगर मान लो आप इधर और इधर खींच रहे हो तो ये घूमेगा नहीं, तो टर्निंग इफेक्ट भी नहीं हो रहा। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब फोर्सेस क्या हो बेटा जी, ज़ीरो रिजल्टेंट हो उन फोर्सेस का, या ज़ीरो टर्निंग इफेक्ट हो, मतलब टॉर्क की बात कर रहा है, तो उसे बोला जाता है क्या, इक्विलिब्रियम में। अब आपको इक्विलिब्रियम अगर समझना है, अगर आप लोगों को इक्विलिब्रियम अगर करना है बेटा, तो आप लोगों को रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस जरूर से समझना होगा। मीन्स एक फोर्स दी होगी, उसके दो कंपोनेंट आप लोगों को बनाने आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार क्या किया हुआ है कि एक फोर्स दी हुई है इस तरीके से F, एक फोर्स दी हुई है इस तरीके से F, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ एक थीटा बना रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इस फोर्स को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, जिसको हम इधर मेंशन कर रहे हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो यार एक तरीके से अगर समझना है कि यार क्या है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, तो आप बोलो कि कोई भी जो आपका फोर्स दिया हुआ है या कोई भी वेक्टर दिया हुआ है, उसकी छाया निकाल रहे हैं हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन पे, या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, आप इस तरीके से बोलो, ठीक है। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप उसकी छाया, शैडो बता रहे हो, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये F1 लिखा है, ये F1 ये किसके बराबर होगा, ये होगा बेटा जी F1 किसके बराबर, यहाँ पे बन जाएगा F cos थीटा। ऐसे कैसे बन जाएगा, देखो यार ये है आपका F, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक थीटा बना रहा है, जिस साइड ये बना रहा है तो उस साइड हमेशा कोस कंपोनेंट लिखोगे, और इसके परपेंडिकुलर आप साइन कंपोनेंट लिखने वाले हो। क्या लिखने वाले बेटा, साइन कंपोनेंट इसके अक्रॉस आप लोग लिखने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये लिखोगे कि नीचे की तरफ हो गया F कोस थीटा और इधर आ गया F साइन थीटा, ठीक है। क्या आ गया बेटा जी, F साइन थीटा। मीन्स आपने इस फोर्स को इस तरीके से लिख दिया है, आपने इस फोर्स को इस तरीके से दो भागों में डिवाइड कर दिया कि भाई इस साइड लग रही है कितनी, F कोस थीटा फोर्स, और इस साइड लग रही है F साइन थीटा फोर्स, आपने ऐसे बोल दिया एक तरीके से। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, किस तरीके से इन्हें लिखा जाता है, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। येस और नो फटाफट से एक बार बताओ यार, जितने भी बच्चे भी हमें देख रहे हैं जुड़े हुए हमारे साथ, वो एक बार फटाफट से बताओ कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस समझ में आया या नहीं, कि इस वेक्टर की छाया वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हमें निकालनी है, ठीक है। तो बेस के साथ हम कोस कंपोनेंट लिखेंगे, इसके परपेंडिकुलर हम क्या लिखने वाले हैं, साइन कंपोनेंट लिखने वाले। क्या लिखने वाले बेटा जी, इसके परपेंडिकुलर हम साइन कंपोनेंट लिखने वाले हैं, ओके ठीक है। इतनी बातें, चलो अब आगे की तरफ चलते हैं, कुछ क्वेश्चन कर, चलो तो अभी एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, जो ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स हमने किया है, इसको अब एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे बेटा जी आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि रिजॉल्व ए वेट of 10 Newton in two directions which are parallel and perpendicular
टू ए स्लोप inclined at 30 degree to the horizontal, inclined at 30 degree to the horizontal बेटा जी, ठीक है। इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। सर इसमें क्या समझने का, क्वेश्चन ही तो लिखा है, क्वेश्चन भी समझ में आना चाहिए ना बेटा। देखो क्या बोला इसने, रिजॉल्व करना आपको एक वेट जिसकी वेट जो है वो 10 न्यूटन का है, दो डायरेक्शन में, विच आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू ए स्लोप, इंक्लाइंड एंड 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल बेटा जी, ठीक है। तो यहाँ पे एक सरफेस बनाया हमने, यहाँ पे एक लाइन बना दी जो कि इंक्लाइंड है, कितनी डिग्री पे, यहाँ पे 30 डिग्री पे इंक्लाइन है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक वेट है, ऐसे यहाँ पे क्या बेटा जी, एक वेट है। इस वेट पे आपको पता है, कॉमन सी बात है कि यार अर्थ इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जो कि नीचे की तरफ होगा, ग्रेविटेशनल पुल आप बोल सकते हैं। तो ये तो पता ही है कि W है। अब इसने बोला है कि इस W को आपने रिजॉल्व करना है। कैसे रिजॉल्व करना है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर करना है टू ए स्लोप, इस स्लोप के पैरेलल भी हो एक और इसके परपेंडिकुलर भी। तो एक काम करते हैं, ये 90 हो गया, ये कितना हो बेटा जी, ये कितना हुआ जल्दी से बताइए। तो ये हो गया आप लोगों के पास 60, यस और नो। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पे अगर मैं इधर कोई परपेंडिकुलर बनाना चाहता हूँ, कोई परपेंडिकुलर अगर बनाना चाहता हूँ ऐसे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है, और एक इसके पैरेलल होगा ऐसे, है ना, ऐसे इसके पैरेलल है ये, ठीक है बेटा, इसके पैरेलल है ये। तो यहाँ पे जो ये मैं परपेंडिकुलर बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा, 30, ये बन जाएगा W cos 30, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि जिसके साथ एंगल है वहाँ पे आप बेस बना दो, मतलब मतलब उसको बेस मानोगे और बेस के साथ आप कोस कंपोनेंट लिख सकते हो, यस और नो। और इधर आ जाएगा आपका क्या भाई, साइन कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बनाएगा W sin 30, तो दो बना दिया हमने भाई। परपेंडिकुलर वाला जो है वो कितना है, W sin 30 है, ओके। और जो नहीं, परपेंडिकुलर जो है वो कोस वाला है, W cos 30, है ना, ठीक है। ये परपेंडिकुलर वाला क्या है बेटा जी, ये W cos 30। और W की वैल्यू कितनी है, 10, cos 30 कितना होगा, 0, 30, तो √3/2, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 5/3। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कितना बनेगा, W कितना है 10 और sin 30 कितना होता है 1/2, तो ये हो गया 5। क्लियर, इतनी बातें जल्दी से बताइए फटाफट से सभी बच्चे। हाँ जी, तो पैरेलल टू प्लेन इज़ 5 न्यूटन, क्योंकि फोर्स तो है ही है, ये फोर्स के कंपोनेंट है, और ये हो गया आपका 5/3। कोई डाउट अगर किसी को आ रहा है वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन के अंदर, आप लोगों का रिप्लाई कर दिया जाएगा मेरे द्वारा, मेरी टीम के द्वारा। ओके बेटा, समझ में आया, जल्दी से बताइए। चले आगे की तरफ बढ़े, एक और कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे करने वाले हैं बेटा जी, जो होगा हमारे पास क्या, जो होगा हमारे पास मूवमेंट ऑफ ए फोर्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ ए फोर्स बेटा जी। ये मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, आपने फोर्स तो पता ही है कि क्या है भाई, पुश और पुल जो है वो फोर्स कहलाता है। अब फोर्स आपने लगा दी, इस हिसाब से लगाई बॉडी के ऊपर कि उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट आ गया। हाँ जी, क्या आ गया उसके ऊपर, टर्निंग इफेक्ट आ गया, है ना। मूवमेंट ऑफ फोर्स का एक दूसरा नाम होता है बेटा जी टर्निंग इफेक्ट। क्या होता है दूसरा नाम इसका, टर्निंग इफेक्ट। क्लियर है, इतनी बातें जल्दी से बताइए सभी बच्चे, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फोर्स मींस टर्निंग इफेक्ट, और इस टर्निंग इफेक्ट को एक नाम दे दिया जाता है कॉमन सा, जिसको हम बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं बेटा जी, टॉर्क बोलते हैं, और इसको टाउ से हम शो करते हैं। इसको किससे शो करते हैं बेटा जी, टाउ से हम शो करते हैं, ओके। बताओ इतनी बातें समझ में आई, हाँ जी, इतनी बातें समझ में आई या नहीं है। अब जो ये मैग्नीट्यूड होगा बेटा जी, मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड जो होगा किसका, टॉर्क का, उसे बोला जाता है मूवमेंट ऑफ ए फोर्स, उसे बोला जाता है मूवमेंट ऑफ ए फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, मैग्नीट्यूड, अरे ये क्या लिख दिया, मैग्नीट्यूड
ऑफ टॉर्क, उसे क्या बोलेंगे हम, उससे क्या बोलेंगे बेटा जी, उसे हम बोलने वाले हैं मोमेंट ऑफ ए फोर्स। क्या बोलने वाले हैं, मोमेंट ऑफ ए फोर्स। ठीक है, यस और नो। तो ये जो टॉर्क होता है बेटा जी, इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लिखेंगे एफ आर परपेंडिकुलर से। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना इस चीज़ को। मान लो किसी चीज़ को आप घुमा रहे हो कोई फोर्स लगा के, ठीक है, मान लो किसी चीज़ को आप घुमा रहे हो कोई फोर्स लगा के, तो उस फोर्स के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वो हमें कंसिडर करना है। जैसे मान लो ये एक रोड है, यहाँ से ये इसका एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे फोर्स लग रही है, तो इस डिस्टेंस की हम बात करें, ये हमारा आर है, ये हमारा आर है। अगर किसी भी एंगल पे दे रखा होगा तो पहले कंपोनेंट निकाल के फिर उसको लिखने वाले हैं हम। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये आगे जाके बहुत बड़ा आएगा जब हम रोटेशन वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे, और अभी के लिए सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है कि टॉर्क जो होगा वो एफ इंटू में आर परपेंडिकुलर आने वाला है। ठीक है, आर परपेंडिकुलर आने वाला है। देखो बेटा, दो केस हो सकते हैं। मान लो एक बॉडी यहाँ से घूम रही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इधर फोर्स लगा रहे हो तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। या अगर बॉडी कुछ इस तरीके से घूम रही है, यहाँ से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इधर फोर्स लग सकती है, इधर फोर्स लग सकती है, तो इनके बीच ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें लेना होता है, उनके बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है। अब जैसे एक दरवाज़ा होता है, एक दरवाजे को आप ऐसे, आपने कुंडा लगाया होता है उस पर, है ना, हैंडल लगाया होता है ऐसे खोलने के लिए, अगर उसको आप बीच में लगाओ तो आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है उसको खोलने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई ये डिस्टेंस कम हो जाता है, ये डिस्टेंस कम हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ रही है चीज़ें? परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। ओके, यस और नो? हाँ जी, समझ में आया? चलो जी, अब इतनी बातें तो सभी को समझ में आ गई होगी। एक आ जाता है बेटा जी जीरो मूवमेंट। वो जीरो मूवमेंट बिल्कुल ईजी, अगर आर परपेंडिकुलर ही जीरो हो जाए, मतलब हम एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही टॉर्क लगा दें, तो भाई फिर क्या होगा, टॉर्क होगा ही नहीं। मान लो यार, जहाँ पे घूमनी है, यहाँ से घूमनी है बॉडी, तो यहीं पे अगर टॉर्क लगा, यहीं पे अगर फोर्स लगा दी तो मतलब आर तो रहा ही नहीं, वो तो ज़ीरो हो चुका है, तो फिर टॉर्क ज़ीरो आने वाला है। ठीक है, वो जब क्वेश्चन करेंगे तो और ईजी लगेगा, और ज़्यादा डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे अपने, जब भी रोटेशन का एक चैप्टर आएगा हमारे पास, उसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा जी, कोप्लानर फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए व्हाट इज द कोप्लानर फोर्सेस। कोप्लानर का मतलब होता है बेटा जी कॉमन प्लेन वाली फोर्सेस। को इज कॉमन प्लेन, कॉमन प्लेन में जो फोर्सेस, मान लो ये एक प्लेन है, इसमें फोर्सेस इधर हैं, कुछ इधर हैं, है ना, मतलब ये एक ही जगह से स्टार्ट नहीं हो रही, ये इधर है, ये इधर है, कुछ ऐसा हो सकता है। तो इसने क्या बोला कि अगर आप इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं उन चीज़ों को, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि भाई एक्स एक्सिस में लगने वाली जो भी फोर्स है, एक्स एक्सिस में लगने वाली जो भी फोर्स है, उनका जो वेक्टर सम है वो किसके बराबर होना चाहिए? ज़ीरो के बराबर। ठीक है, या आप सीधी सी बात बोलो कि एक्स एक्सिस में नेट जो फोर्स होनी है वो ज़ीरो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा जी? वो ज़ीरो होनी चाहिए। इसी तरीके से आप लोगों के पास वाई एक्सिस। सर वाई एक्सिस क्यों लिया? अरे भाई प्लेन है, कोई बॉडी यहाँ है, उस पर फोर्स इधर से लग रही है, इधर से एक फोर्स लग रही है, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करनी चाहिए ना। तो ये कहाँ रह सकता है, कहाँ रह सकता है भाई? इक्विलिब्रियम में। अगर मान लो ये बॉडी है, इस पर फोर्स इधर से लग रही है, इधर से लग रही है, तो ये दोनों फोर्स बराबर होनी चाहिए। और प्लेन में है ना, तो प्लेन में भाई दो एक्सिस तो लेने पड़ेंगे ना आपको, इधर का और इधर का, कोई भी दो एक्सिस, तो आप ये कंडीशन लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लेन में है, इक्विलिब्रियम में है, तो इसका रोटेशन भी नहीं होना चाहिए। अगर ये रोटेशन करेगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है भाई? फिर तो ये एक्स और वाई को बदल रहा है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस में जितनी फोर्स है वो उनका सम जीरो के बराबर होना चाहिए, वाई एक्सिस में जितनी फोर्स है उनका सम जीरो के बराबर होना चाहिए, और कोई भी टॉर्क नहीं लगनी चाहिए, मीन्स जीरो होना चाहिए। तो आप कोप्लानर फोर्सेस के बीच में इक्विलिब्रियम की कंडीशन करना चाहते हो तो ये चीज़ आपको इक्वेट करनी पड़ेगी। इस पर क्वेश्चन भी करेंगे अभी। और साथ में बेटा इक्विलिब्रियम ऑफ कनकरेंट कोप्लानर फोर्सेस हैं आप लोगों के पास। ठीक है, क्या है, क्या है आप लोगों के पास? इक्विलिब्रियम ऑफ कनकरेंट फोर्सेस भी है। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ कनकरेंट कोप्लानर फोर्सेस भी। अब इसका मतलब क्या है? देखो यार, इक्विलिब्रियम देखना है, कनकरेंट और कोप्लानर। कोप्लानर मतलब एक कॉमन प्लेन में फोर्स है, और कनकरेंट का मतलब एक जगह पे आके मिल रही हैं या वहाँ से जा रही हैं। ठीक है, मान लो यहाँ से ऐसे फोर्स निकल रही है, ये भी, इधर भी और इधर भी, यहाँ पे ये फ़र्क है। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे फोर्स जो पिछले वाला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ये वाला, उसमें फोर्स एक ही पॉइंट पे नहीं मिल रही थी कहीं पे, यहाँ पे मिलेंगी।
मान लो एक कॉमन पॉइंट है, आप इन ये बोलोगे ये एक तरीके से ये कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, इनिशियल पॉइंट इनका एक है, आप ये बोल सकते हो ऐसी फोर्सेस। तो ऐसी फोर्सेस में भी अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, भाई ये एक ऑब्जेक्ट अगर इस पर फोर्स इधर लग रही है, एक इधर लग रही है, तो अगर आप इसको इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही हुआ कि एक्स एक्सिस और वाई एक्स माइनस एक्स एक्सिस, इस एक्सिस में कोई भी फोर्स नहीं होनी चाहिए, इस एक्सिस में कोई भी फोर्स नहीं होनी चाहिए। ये हो गया या नहीं हुआ। यहाँ पे टॉर्क वाला हमने नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे हमने टॉर्क वाला जो है उसको लिखा ही नहीं है। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भाई फोर्स लग ही वहीं पे रही है, बॉडी के ऊपर बिल्कुल वहीं से लग रही है, मतलब आर एकदम आप बोलो कि जीरो हो रहा है, आर जीरो हो रहा है, ठीक है। द थर्ड कंडीशन ऑफ जीरो मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड इफ द मूवमेंट इज टेकन अबाउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फोर्सेस। कॉमन सी बात है भाई, हमने बोला ना यहाँ पे फोर्सेस मान लो एक इधर चल रही है यार, एक इधर लग रही है, ठीक है, तो ये मूव कर जाएगी क्या, मतलब रोटेट कर जाएगी क्या, नहीं कर सकती। मान लो एक बॉडी पे यहाँ ऐसे लग रही है, यहाँ लग रही है, फिर भी नहीं करेगी भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो तीसरी कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब दोनों चीज़ों में आपको ये पता होना चाहिए यार, बस सीधी सी बात है। अब एक बॉडी है यहाँ पे रखी है, मैं बोल रहा हूँ कि वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है, मैं बोल रहा हूँ कि वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है, तो उसमें ना तो इधर फोर्स होनी चाहिए ना इधर, मतलब जो फोर्स है दोनों इस एक्सिस में पॉजिटिव नेगेटिव में उसका जो सम हो वो जीरो के बराबर हो भाई, उसको ना तो इधर ले जाने वाली कोई फोर्स हो ना इधर ले जाने वाली फोर्स हो। समझ में आई चीज़, ठीक है बेटा। चलो अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आप लोगों को, जस्ट अ मिनट, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। एक पार्ट कर लेंगे एक सिंपल सा। इन्होंने बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है आप लोगों के पास, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये ज़्यादा ही पहले ज़्यादा ठंड फेंक रहा था, अब ज़्यादा गर्मी फेंक रहा है। चलो तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है बेटा, एन ऑब्जेक्ट इज इन equilibrium, an object is in equilibrium under four concurrent forces in the direction shown in figure। मतलब यहाँ पे इसने कनकरेंट फोर्सेस शो करी है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे बना रहा है। ये कुछ ऐसा है, देखो ये बनाई फोर्सेस, ठीक है, ये एक्सिस बना लिए पहले। तो इसने बोला यहाँ पे फोर्स है F1 और इधर जो फोर्स है ये है 8 न्यूटन, ये भी बोल दिया इसने। इधर बोल दिया कि इधर एक फोर्स है जो कि कितनी है 4 न्यूटन की वैल्यू दे दी है भाई, और ये एंगल बता दिया इसने 30 डिग्री है, ये एंगल बता दिया इसने 60 डिग्री है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद ये तो हुआ हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इसके साथ दूसरी एक फोर्स यहाँ पे बना दी इसने, ठीक है, एक मिनट। तो ये है हमारे पास F2 वेक्टर, और यहाँ एंगल बन रहा है कितना 30 डिग्री का। अब यहाँ पे वही कंडीशन हमको कर देनी है। ये क्या बोल रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ F1। पहले आप लोग F1 या F2 किसी का एक का निकाल दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं वाली बात है नहीं है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 या F2, चलो हम F2 का निकालते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 या 2 का निकाल लेते हैं, चलो ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ F2 निकालना है, इसका मतलब आप क्या करोगे, आप भाई F2 को रिजॉल्व करो, क्योंकि इसने खुद बोल दिया कि ऑब्जेक्ट जो वो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि भाई यहाँ पे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट था, कॉमन फोर्सेस इसके ऊपर लग रही हैं, कॉमन करंट फोर्सेस, मतलब कनकरेंट फोर्सेस लग रही हैं, प्लेन में लग रही हैं, तो एक इधर जा रही है, 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 ऐसे ये लग रही है, ठीक है। और बता दिया भाई वाई एक्सिस के साथ ये एंगल है, एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल है, और ये एक्सिस के साथ ये एंगल है, एक ही प्लेन में है ये है ना। तो अब आपको क्या करना है भाई, उसने क्या कंडीशन बोली थी भाई, अगर मेरे को इस ऑब्जेक्ट को अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो इसका मतलब ना तो ये इधर जाना चाहिए ना इधर जाना चाहिए, तो इसका मतलब इधर लगने वाली फोर्स को हम बराबर कर दो, या फिर बोलो कि इन दोनों फोर्सेस का जो सम हो वो 0 के बराबर हो। तो पहले तो आप इसका कंपोनेंट इधर निकालो, तो कितना बनेगा 4 cos 60 बनेगा,
और इधर बन जाएगा 4 साइन 60। यस और नो, फटाफट से बताओ जल्दी से। क्लियर है बेटा इतनी बातें? चलो अब इसका बताओ, 30 वाले के लिए बताओ। 30 वाले के लिए F2 है तो F2 का यहाँ पे कितना बनेगा, F2 cos 30, ठीक है। और इधर कितना बन जाएगा भाई, इधर की साइड F2 sin 30, क्या बनेगा, F2 sin 30। यस और नो, फटाफट से एक बार सभी बच्चे बता दीजिए। क्या इतनी बातें समझ में आ गई हैं? हाँ जी, क्या इतनी बातें सभी को समझ में आ गई है? हमने क्या किया भाई, F2 निकाल लिया, F2 हो गया cos 30 हो गया, और एक उधर चला गया जो कि F2 sin 30 है। साथ में बेटा जी हमने निकाल लिया 4 के लिए, 4 के लिए एक हो गया cos और एक हो गया sin 60 वाला फॉर्मूला, है ना। तो हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या कर लिया, अरे हमने यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ क्या कर लिया भाई, इनको रिजॉल्व कर लिया है, कंपोनेंट्स इनके बना लिए हैं। इनके क्या कर लिए बेटा जी, कंपोनेंट हमने यहाँ पे बना लिए हैं। अब लिखे कैसे, अब लिखें कैसे, एक मिनट, हमने कोई नेमिंग का गड़बड़ तो नहीं किया। F2 हो गया, ये हो गया, और क्या करें, और तो किसी के बराबर है ही नहीं है। ये 8 न्यूटन वाला हो गया, F2 हो गया। चलो F2 की वैल्यू बोल रहे ना, तो इसका मतलब F2 यहाँ से पकड़ लो एक बार, ये वाली फोर्स, पहले ये वाली लिख लो। यहाँ कितनी फोर्स जा रही है, 4 cos 60 भी जा रहा है और 8 न्यूटन भी उधर ही जा रहा है, तो आप लिखो 8 + 4 cos 60, ठीक है। माइनस करेंगे इधर वाली फोर्स को, इधर वाली फोर्स कितनी है भाई, F2 cos 30, cos 30, इन्हीं की कंडीशन ही तो हम लिख रहे हैं। सबका सम इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं, सबका सम इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं, इधर प्लस है इधर माइनस होगा, है ना। चलो जी, तो यहाँ पे क्या बना, 8 + 4 इंटू में cos 60 इज 1/2, 0 30 45 60 60 वापस चलेंगे तो 1/2 माइनस F2 cos 30 इज √3/2 इज इक्वल टू 0। मीन्स आप इसको बराबर कर सकते हो, इसको पहले यहाँ से कट कर दो तो ये हो गया 10 इज इक्वल टू कितना, √3/2, यहाँ पे हो गया F2, ये बनेगा, और ये बन गया आपके पास 20/√3 बेटा जी। तो ये F2 की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। मीन्स आप इसको पूरा रिजल्ट लिख दो, F2 इज इक्वल टू 20/√3 न्यूटन लिखो, ठीक है। तो आंसर हो गया है। तो ऐसे आप लोगों को रिजॉल्व करनी है चीज़ें। तो ये होता है आपका रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, और साथ में इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमने पढ़ ली है। बट इतना काफ़ी नहीं है, इसके और भी टाइप्स बनेंगे, और भी क्वेश्चन बनेंगे, नेक्स्ट क्लास में वो करने वाले हैं हम। अभी के लिए मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि ये जो चीज़ें पढ़ाई हैं इसको एक बार से अच्छे से देख लेना। बार बार बोल रहा हूँ, ये हम रोटेशन वाले चैप्टर में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए कि टॉर्क क्या होती है। और साथ में बेटा जी ये जो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। और अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी के लिए ऑफर चला हुआ है समर 25, मीन्स समर ऑफर चला हुआ है। ये कोड लगाना आप लोगों को समर 25 का, और आपको 25% का ऑफ मिल जाएगा हमारे जितने भी एनुअल कोर्सेज हैं उनके ऊपर। और 1 जुलाई तक ये वैलिड है। कब है 1 जुलाई यार, 2-3 दिन अभी बाकी हैं, तो तब तक आप इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे, और जितनी भी मेरी क्लासेस होती हैं या बाकी जितने भी टीचर्स हैं उन सब की जो भी क्लासेस होती हैं उनका सब का लिंक यहाँ पे आ जाता है। इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाओ, टेलीग्राम पे क्लिक करो और भाई ज्वाइन कर लो। आपका फ़ायदा है अगर आप पढ़ना चाहते हो फिजिक्स के अंदर, ठीक है। चलो, तो फिर अभी मैं आपको इस ऑफ़र पे छोड़ के जा रहा हूँ। कोड को ध्यान से देख लेना, अगर फोड़ना चाहते हो तो जल्दी से ज्वाइन करिएगा हमारे बैचेस को। तो मिलते हैं जल्दी से नई क्लास में। सो बॉय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।